नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों के खर्चे में हुई 30,000 की बढ़ोतरी। हर महीने यात्रा खर्च के लिए मिलेंगे 90,000, अभी तक मिलते थे 60,000 रुपए। सरकारी जमीन कब्जाने के आरोपों पर विधायक अरविंद पांडे का बड़ा बयान। दोष सिद्ध हुआ तो नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव, पार्टी का हर फैसला होगा मंजूर। उत्तराखंड कांग्रेस का धामिश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अगले 3 महीने तक पूरे राज्य में चलेगा अभियान। अंकिता भंडारी के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी घेरने की तैयारी। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर, ना पानी, ना बिजली, ना कोई सुविधा। 7,000 स्कूलों में जमीन पर बैठने को मजबूर नौनिहाल। करोड़ों के बजट का बंटाधार। हेट स्पीच के मसले पर आलोचनाओं का सीएम धामी ने जवाब दिया है। सीएम धामी ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब तक जिस अंदाज में काम करते आए हैं वो अंदाज बदलने वाला नहीं है। यानी कि सीएम धामी का विजन साफ है। 2027 का एजेंडा तय हो चुका है और इसी एजेंडे के सहारे बीजेपी 27 में नैया पार लगाती नजर आने वाली है। देखिए रिपोर्ट। हेट स्पीच को लेकर धामी पर सवाल। कम नहीं होगी धामी की दहाड़। धाकड़ धामी ने तय किया 2027 का एजेंडा। नहीं बदलेगा काम करने का अंदाज। पुष्कर सिंह धामी ने जब से उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही वो लगातार बड़े और कड़े फैसले लेते आए हैं। सीएम धामी कभी लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों पर कार्रवाई, थूक जिहाद, डेमोग्राफिक चेंज जैसे मसलों को लेकर आक्रामक रहे हैं और सार्वजनिक मंचों से इसे लेकर बयान भी देते रहे हैं। इन लैंड माफियाओं से, इन लैंड जिहादियों से 10,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का काम किया है। छद्म वेश धारण करके, अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। हम देवभूमि में जिहादी, अलगाववादी मानसिकता वाले केंद्र नहीं पनपाना चाहते हैं। सीएम धामी के इसी अंदाज को लेकर अब एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वालों में सीएम धामी का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट ने द इंडिया हेट लैब प्रोजेक्ट के तहत एक रिपोर्ट जारी की है। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाषणों, रैलियों, धार्मिक आयोजन, राजनीतिक सभाओं और सोशल मीडिया पर साल 2025 में 1,318 नफरती भाषण दर्ज किए गए। 2024 की तुलना में ये 13% अधिक है। साल 2023 की तुलना में 97% से ज्यादा है। ये रिपोर्ट दावा करती है कि ऐसे भाषण देने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सबसे ऊपर हैं। हालांकि ये रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम धामी ने साफ कर दिया कि वो अपना अंदाज बदलने वाले नहीं हैं। जिस अंदाज में वो काम करते आए हैं, उसी अंदाज में आगे भी काम करते रहेंगे। अमेरिका की कोई एजेंसी है, कोई एनजीओ है, उन्होंने हमको बड़ा उसमें पूरे नंबर 1 पर कहीं रखा है कि सबसे ज्यादा हमने जो है इसमें इस प्रकार की बातें करी है, हेट स्पीच जिसको बोलते हैं। और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। आप जो भी कहेंगे हम स्वीकार करते हैं कि भाई आप इसको अगर हेट स्पीच मानते हैं कि मैं अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, यहाँ के देवत्व के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा, यहाँ के जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे, राज्य की जो डेमोग्राफी है उसको खराब नहीं होने देंगे। देखिए ऐसा है, बहरहाल बात यह है कि वो इसी से चुनाव जीते हैं। वो नफरत फैलाकर चुनाव जीते हैं, इसलिए उनको लगता है कि नफरत फैलाकर हम सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन एक दिन एक अचानक पहली बार मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने बिना पढ़े कोई भाषण किया। नहीं तो पढ़ के ही करते हैं, पॉइंट लिख के लाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उस पर बोलते हैं। सीएम धामी के इस बयान से एक बात तो साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। बीजेपी ने अपना एजेंडा साफ कर लिया है। पार्टी के भीतर चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, पार्टी अंतर्कलह से क्यों ना जूझ रही हो, लेकिन सीएम धामी के इस एजेंडे के तहत बीजेपी सब मनमुटाव को पीछे करते हुए 2027 का चुनाव जीत सकती है।
भले ही सीएम धामी के कड़े फैसलों और आक्रामक स्पीच को हेट स्पीच बताकर मनोबल कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन ये बात भी सच है कि चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, अवैध मदरसों पर एक्शन हो या फिर थूक जिहाद हो, चाहे डेमोग्राफिक चेंज हो, प्रदेश की जनता ने सरकार के इन फैसलों को बखूबी समर्थन दिया है। और यही कारण है कि सीएम धामी भी अपने अंदाज को बरकरार रख 2027 में इसी एजेंडे के तहत बीजेपी को फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का प्लान बना चुके हैं। सीएम धामी का विजन साफ है और अब विपक्ष को भी इसी एजेंडे से लड़ने के लिए रणनीति बनानी होगी। यानी धामी ने जो सियासी पिच तैयार की है, कांग्रेस को उसी पिच पर आकर चुनाव लड़ना होगा। और जाहिर सी बात है, अगर धामी की पिच पर आकर विपक्ष भी बल्लेबाजी करने की कोशिश करता है तो इसके लिए पहले विपक्ष को कड़ी मेहनत भी करनी होगी। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने उनके ऊपर लगे जमीन कब्जाने के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना जनता के सामने आएंगे। इन आरोपों के चलते पार्टी जो भी फैसला लेगी उन्हें स्वीकार होगा। मैं 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष और 25 साल से विधायक लगभग होने जा रहा हूँ मैं, तो मेरा राजनीतिक सफर निरंतर 30 साल का है। और जो भूमाफिया का तगमा मेरे पे लगा है, मैं सबको कहना चाहूँगा कि बहुत ज़मीन पे जाके इन चीज़ों को सबको समझने की आवश्यकता है कि 30 साल के राजनीतिक सफ़र में क्या 30 फीट ज़मीन कब्जाने का मेरे पे लागू लगने से मैं भूमाफिया हो गया। मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये आरोप मेरे पे सिद्ध हो गया कि मैं भूमाफिया हूँ, मैं उत्तराखंड की जनता के सामने कभी मुँह नहीं दिखाऊँगा। चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज हमारी ये रिपोर्ट उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जरूर देख लें। मंत्री जी, आप सिंगापुर का स्टडी मॉडल उत्तराखंड में लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन क्या आप प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हकीकत जानते हैं? क्या आपको पता भी है कि आपके ही प्रदेश के नौनिहाल किस हाल में पड़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर जानते होते तो सिंगापुर मॉडल से पहले आप स्कूलों के हालात बदलने पर काम करते। धन सिंह रावत जी, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। मंत्री जी, सरकारी स्कूलों का हाल देखिए। ठंड में ठिठुरते नौनिहाल देखिए। ना तो स्कूलों में बिजली है, ना तो मिलता है पीने का साफ पानी। सिंगापुर के मॉडल की आप करते हैं बात, लेकिन यहाँ तो मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव। आज की ये खबर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। शिक्षा विभाग तो कई बार सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के बड़े बड़े दावे भी कर चुका है। शिक्षा विभाग की माने तो उत्तराखंड में 840 से ज्यादा स्कूलों में हाइब्रिड मोड में स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लास चालू हो गई है और इन क्लासेस में बच्चे को एनसीईआरटी, एससीईआरटी का डिजिटल कंटेंट, एलईडी स्क्रीन और इंटरनेट सुविधा के जरिए एजुकेशन को रोचक बनाकर पढ़ाया जा रहा है। अब ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि शिक्षा विभाग ने कितना बेहतरीन काम किया है। अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसे इंतजाम होंगे। अब सरकारी स्कूल भी स्मार्ट हाईटेक हो गए हैं। लेकिन सिंगापुर के स्टडी मॉडल्स की डींगे हाँकने वाले मंत्री जी के राज में उत्तराखंड के क्या हालात हैं, इसकी हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस विभाग का सालाना बजट 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वहाँ बच्चे टाट पट्टी में पढ़ने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में एक दो नहीं बल्कि करीब 7,000 स्कूल ऐसे हैं जहां आज बच्चे इतनी ठंड में बिना कुर्सी मेज के दरी बिछाकर पढ़ रहे हैं। आप दूर दराज के इलाकों और गांव की बात तो छोड़ दीजिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून में ही 794 स्कूल ऐसे हैं जहां इस ठंड में बच्चे टाट पट्टी या फिर ठंडी जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये बातें हवाई नहीं है, ये सबसे ज्यादा बजट पाने वाले विभागों में से एक शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं। और बाकी जिलों की बात करें तो नैनीताल में 1264 बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, टिहरी में 1236 बच्चे, पौड़ी में 761, पिथौरागढ़ में 459, अल्मोड़ा में 402, हरिद्वार में 315, उधम सिंह नगर में 176, रुद्रप्रयाग में 91, बागेश्वर में 82, उत्तरकाशी में 60 और चमोली में 27 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है भाजपा पर। भाजपा पिछले 9 साल से
हमारी दोनों पद्धतियों को, शिक्षा पद्धति को भी जो स्थापित थी और चिकित्सा पद्धति को भी समाप्त करने पर तुली हुई है। शिक्षा को पूरी तरीके से बेपटरी कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, स्कूल इत्यादि प्राइमरी स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं और उसकी जगहों पर जो है शिशु मंदिर शिक्षा प्रणाली को आगे अग्रसर किया जा रहा है। कुल मिलाकर 6,864 मासूम बच्चे हैं जो टाट पट्टी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कई स्कूलों में ना तो बिजली है, ना शौचालय और ना ही पीने का साफ पानी, और स्कूलों की दीवारों के खस्ता हालों की बात तो छोड़ ही दीजिए। एक उत्तराखंड वो है जहां नेताओं के बच्चे देहरादून, मसूरी के महंगे बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एसी क्लासरूम में और हीटेड कमरों में बैठते हैं, और दूसरा उत्तराखंड वो है जहां मिडिल क्लास लोगों के, गरीबों के बच्चे ठंडी जमीन, टाट पट्टी या दरी में बैठकर अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए, जब स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी तो आखिर कौन चाहेगा अपने बच्चों को ऐसी जगह पर पढ़ाना। लगता है दिल्ली हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की क्लास लगा दी है। तभी तो जो नेता अब तक अलग थलग नजर आते थे वो आज एक मंच पर नजर आ रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कुनबा जोड़ने में लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। क्या दिल्ली से लगी उत्तराखंड कांग्रेस को फटकार? कुनबा जोड़ने में लगे गोदियाल। एक मंच पर सभी नेता साथ। क्या 27 में बनेगी बात? 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खुद को मजबूत करने और सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है, और शायद कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है, या फिर दिल्ली से समझाया जा रहा है कि एकजुटता के साथ ही कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। यही कारण है कि दिल्ली से वापस लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो अकेले नहीं बल्कि मंच पर उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे एक साथ नजर आए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, ये सभी नेता एक मंच साझा करते दिखे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सत्ता पक्ष का रास्ता रोकने के लिए कांग्रेस ने आखिर क्या प्लान तैयार किया है। और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति को लेकर सवाल खड़े किए। अंकिता भंडारी वाले मामले में किस बेशर्मी से मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि उनके माता पिता के कहने पर हम जो वो कहेंगे वो जांच करेंगे, और किस प्रकार बेशर्मी से उनके माता पिता के एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डालकर और किसी अन्य एफआईआर को आधार बनाने की बात कही, और वो भी सिर्फ बात कही। आज तक मुख्यमंत्री जी ने वो जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने साफ कहा कि अब कांग्रेस मौन बैठने वाली नहीं है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार को घेरने का काम करेगी, और हमने निर्णय लिया है कि हम 16 फरवरी को राज्यपाल आवास का घेराव करने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे। यदि सरकार इस राज्य के साथ, इस राज्य के वासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी तो कांग्रेस मौन नहीं रहेगी। कांग्रेस का सरकार को घेरने का प्लान तैयार है। इसी के साथ पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देने की भी तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि यही कमी कांग्रेस को जीत तक पहुंचने से रोकती रही है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। अब क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में दिल्ली हाईकमान भी हिदायत देने में जुटा है, तो वहीं गणेश गोदियाल भी कुनबा जोड़ने में लगे हैं। सड़कों पर प्रदूषण के नाम पर आम लोगों की गाड़ियों का चालान काटने वाली पुलिस खुद नियमों का उल्लंघन कर रही है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों में सबसे अधिक खाकी वर्दी वालों की गाड़ियां हैं, जो पॉल्यूशन
फैला रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पुलिस दे रही प्रदूषण पर नसीहत, खुद कर रही नियमों का उल्लंघन, खाकी दूसरों का कर रही चालान, अपनों से अनजान। सड़कों पर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की नसीहत दी जाती है। गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर खाकी वर्दी वाले आम लोगों का चालान भी काटते हैं, लेकिन यही पुलिस अपनों से अनजान है। दरअसल सड़कों पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाले खुद खाकी धारक हैं, और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सरकारी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। परिवहन विभाग ने वाहन सॉफ्टवेयर में आंकड़ों के अनुसार सरकारी गाड़ियों का डेटा चेक किया, जिसमें देखा गया कि लगभग 731 सरकारी गाड़ियां, दो पहिया और भारी वाहन ऐसे हैं जिनका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है। इनमें 320 गाड़ियां पुलिस विभाग की हैं जिनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इनवैलिड पाया गया। वन विभाग की 38, पशुपालन विभाग की 57, डीजी हेल्थ की 38, कमर्शियल टैक्सी 7 और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 22। बता दें कि एक दिन पहले आरटीओ विभाग में लगी गाड़ियों के वाहन सॉफ्टवेयर में चेक किया गया तो एआरटीओ की गाड़ी का रोड टैक्स जमा नहीं था, जिसके बाद गाड़ी का चालान किया गया था। इसके बाद जब अन्य विभागों में चल रही गाड़ियों के दस्तावेज परिवहन विभाग ने वाहन सॉफ्टवेयर में आंकड़ों के अनुसार सरकारी गाड़ियों का डेटा चेक किया, जिसमें देखा गया कि लगभग 731 सरकारी गाड़ियां, दो पहिया वाहन और भारी वाहन ऐसे हैं जिनका प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध नहीं है। इसमें सबसे पहले हमने अपने डिपार्टमेंट की गाड़ियां चेक करवाई थी, जिसमें हमारे जो विभाग में गाड़ी चल रही है उसका टैक्स जमा नहीं था, तो उसका चालान किया गया था। फिर जब हमने बाकी सरकारी गाड़ियों के जब प्रपत्र चेक करवाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके पॉल्यूशन जो है एक्सपायर्ड है, तो उसका जो नियम है कि आप पॉल्यूशन मैंडेटरी है, और अगर नहीं होता है तो उसमें 2500 का चालान है और लाइसेंस का 3 महीने तक सस्पेंशन हो सकता है। लेकिन प्राविधान में ये कि आप 7 दिन के अंदर पॉल्यूशन करके दिखा सकते हैं। तो हम सभी विभागों को उनकी लिस्ट भेज रहे हैं कि आपकी ये गाड़ियां हैं, इन सब के पॉल्यूशन करवा के दिखा दें। अगर नहीं करवाए जाते हैं तो 7 दिन के बाद हमारे यहाँ से चालान करवाया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की होगी, क्योंकि फिर जो ड्राइवर है उसका लाइसेंस सस्पेंड होगा, तो जिसके साथ वो गाड़ी चल रही होगी वो ड्राइवर गाड़ी भी नहीं चला पाएगा, तो इसका दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अपना पॉल्यूशन सभी विभाग जो हैं अपनी गाड़ियों के पॉल्यूशन और भी प्रपत्र जो है उनको कंप्लीट करवा लें। सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ कागजी चेतावनी बनकर रह जाएगी, या फिर सरकारी विभागों पर भी वही कानून लागू होगा जो आम आदमी पर सख्ती से थोपा जाता है। हर वक्त एक्शन मोड में रहने वाले देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दून डीएम ने ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां कई खामियां मिली। जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट। फिर एक्शन मोड में दून डीएम सवीन बंसल ने किया औचक निरीक्षण, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पाई कई खामियां, लापरवाह अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। देहरादून के डीएम के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही सवीन बंसल एक्शन मोड में काम करते रहे हैं। अब एक और उनका ऐसा एक्शन सामने आया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल जब अचानक ऋषिकेश के सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे तो सब उन्हें देखकर हक्के बक्के रह गए। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अचानक से देहरादून के डीएम कार्यालय में एंट्री ले जाएंगे। दून डीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में कई गंभीर खामियां भी पाई गई। कार्यालय में कमियां पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लौटाए गए थे वो महीनों पुराने डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए हैं। जो ऑनलाइन चालान, ऑनलाइन रजिस्ट्री की नकलें मांगी गई थी, उसमें देखा गया है कि जहाँ पे 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम लिमिट है, वहाँ पे महीनों पुराना डेटाबेस दिख रहा है। 100 एंट्रीज उसकी कब्जे में ली गई हैं, और जो वहाँ पर पीड़ित पक्ष थे, पीड़ित लोग थे, बिना सब रजिस्ट्रार की उपस्थिति के पंजीकरण कराए जा रहे हैं। उन्होंने भी डिपोज किया है, उन्होंने स्वयं सामने आकर बयान दिए हैं। तो इन सब के दृष्टिगत डिटेल रिपोर्ट बनाते हुए अग्रेतर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि कार्यालय में सब रजिस्ट्रार के बगैर ही अवैध रूप से क्लर्क द्वारा कानूनी दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय दरों पर भूखंड के छोटे टुकड़े कर कई रजिस्ट्री बरामद हुई, जिससे करोड़ों की स्टाम्प चोरी की भी संभावना है। ये खामियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम सबीन बंसल के इस एक्शन की हर तरफ चर्चा हो रही है। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत निवास प्रमाण पत्र की जांच में अब तक 115 स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिनको निरस्त किया जा चुका है। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 5 सालों में बनाए गए प्रमाण पत्र की जांच गंभीरता से की जा रही है, जिसमें अब तक 2000 प्रमाण पत्रों की स्कैनिंग में कुल 115 प्रमाण पत्र अवैध पाए गए हैं। हमारे 115 से अधिक प्रमाण पत्र टोटल निरस्त हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे द्वारा कई प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसमें करीबन 25 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए हैं जिसमें कि जो शासन के अनुसार जिनकी वो पात्रता होनी चाहिए, उस पात्रता नहीं पाई गई। कई अभिलेख जो उसमें अनिवार्य होते हैं वो नहीं पाए गए, जिसका आधार पर निरस्त किया जाए। वहीं पचवादून के विकास नगर में नाबालिग युवती की निर्मम हत्या की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने युवती के सिर पर भारी चीज से वार किया और शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस को मृतका के चचेरे भाई पर हत्या का शक है, क्योंकि मृतका अपने भाई के साथ ही डॉक्टर के पास गई थी और घटना के बाद युवक भी फरार है। वहीं पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है। देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो मुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूर ही एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। वहीं विकास नगर में 2 कश्मीरी युवकों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पीड़ित युवक फेरी लगाकर शॉल बेचने का काम करते हैं और कश्मीर से विकास नगर आए हुए थे। जानकारी के मुताबिक दोनों मुस्लिम कश्मीरी युवक विकास नगर बाजार के डाक पत्थर रोड स्थित एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान दुकान पर मौजूद लोगों ने उनके साथ धार्मिक और जातिगत टिप्पणी की। पीड़ितों का कहना है कि इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ते हुए आपत्तिजनक बयान दिए गए और विरोध करने पर दोनों युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उन्होंने फिर आपको ऊपर वार कर दिया सर पे वार। कितने बंदे थे वो? 3-4 थे। लेडीज भी थी, लेडीज। तो क्या बोल रहे थे आपको? वो पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रही है, पता नहीं क्या गालियाँ निकाल रही है। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराए नीचे डंडे के साथ, ये एक को ख़त्म करो पूरा। अच्छा, और सर में इसके में पूरे चोटें आ रही हैं। गदरपुर में बिजली चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों अवैध बिजली कनेक्शन काटे हैं। वहीं कई बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। बता दें कि विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने क्षेत्र में बिजली चोरी की शिकायतों के बाद ये सघन अभियान चलाया है। दिनेशपुर और गुलाबगंज में ये अभियान चलाया था, तो लगभग 19 मामले दर्ज किए गए हैं चोरी के मामले, और आज यही सिलसिला गदरपुर में चल रहा है। और अभी तो चेकिंग चली रही है और लगभग 20-25 केस हमने पकड़ भी लिए हैं, 25 और अभी भी कार्रवाई आगे जारी है। जैसे भी पूरी कार्रवाई हो जाएगी आपको अवगत कराया जाएगा। वहीं श्रीनगर में हरियाणा के पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर बवाल देखने को मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पर्यटकों को हिरासत में लेकर श्रीनगर चौकी ले गई। यहां भी गुस्साए लोग कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस हिरासत में मौजूद पर्यटकों पर हाथापाई कर दी और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। आरोप है कि पर्यटकों की तरफ से गलत दिशा में वाहन चलाया जा रहा था। विरोध करने पर पर्यटकों ने स्थानीय युवाओं के साथ मारपीट की। शूटिंग बॉल विश्व कप के लिए भारतीय टीम में रुड़की के 2 होनहार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। गांव बेल्डी के सूरज चौधरी और शेरपुर खेलमऊ के नवनीत कुमार का चयन 44वीं सीनियर शूटिंग बॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है और नई दिल्ली में 1 से 3 फरवरी तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले शूटिंग बॉल विश्व कप में 15 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। देखिए, यहाँ से शूटिंग बॉल जो गेम है भारत का अपना पुराना गेम है
और हमारी अभी 44वीं जो नेशनल चैंपियनशिप है, हम लोग उसमें खेलने के लिए गए थे। मैं लगातार 6 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगातार सीनियर नेशनल में जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ से एक नवनीत जी हैं जो कि शेरपुर नारसन ब्लॉक में पढ़ते हैं, वहाँ से नवनीत जी का सिलेक्शन हुआ है, एक मेरा सिलेक्शन हुआ है और बाकी और अदर स्टेट से जो है सिलेक्शन हुए। पूरे 12 जो खिलाड़ी हैं वो चयन हुए इसमें अलग अलग स्टेट के। वहीं अल्मोड़ा में नगर निगम में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं, जिसे लेकर नगर निगम पार्षदों ने बंदरों को पकड़ने की मांग उठाई है, जिस पर निगम प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अभियान शुरू किया है। आज नगर निगम द्वारा बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। विगत 1 साल से हमारी यही मांग थी, जब से हमारी नगर निगम बनी थी, कि है जल्द से जल्द नगर के समस्त बंदरों को पकड़ कर उनका बधिया ग्रहण किया जाए। जो हमारी प्रशासन ने पूर्व में नहीं मानी, फिर उसके बाद हम पार्षदगणों ने इसके खिलाफ 3 दिवसीय धरना भी दिया। उसके बाद मेयर साहब के आश्वासन और जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद हम लोग उस धरने से उठे और हमारी 2 मांगों को लेकर हमने धरना दिया था। एक नगर आयुक्त की नियुक्ति और दूसरा था बंदरों को पकड़ने का अभियान जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिसमें हमारी दोनों मांगे मान ली गई हैं। हल्द्वानी में नगर निगम की तरफ से सड़क सुरक्षा महीने के तहत आम जनता को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यातायात नियमों के लिए आम जनमानस को कूड़ा उठाने वाले वाहनों के जरिए गाना बजाकर जागरूक करने की मुहिम चलाई गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्रियों के खर्चे में हुई 30,000 की बढ़ोतरी। हर महीने यात्रा खर्च के लिए मिलेंगे 90,000, अभी तक मिलते थे 60,000 रुपए। सरकारी जमीन कब्जाने के आरोपों पर विधायक अरविंद पांडे का बड़ा बयान। दोष सिद्ध हुआ तो नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव, पार्टी का हर फैसला होगा मंजूर। उत्तराखंड कांग्रेस का धामिश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अगले 3 महीने तक पूरे राज्य में चलेगा अभियान। अंकिता भंडारी के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी घेरने की तैयारी। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर, ना पानी ना बिजली ना कोई सुविधा। 7,000 स्कूलों में जमीन पर बैठने को मजबूर नौनिहाल, करोड़ों के बजट का बंटाधार।